हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बोर थ्योरी के ऊपर या फिर बोर मॉडल के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम ये लोअर क्लासेस के अंदर ये टॉपिक पूछ लिया जाता है और साथ ही ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक फिजिक्स में हम काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल की हेल्प से ही देते हैं और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स की डेवलपमेंट के अंदर बोर मॉडल का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन और जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हमने बोला है एटम। इस एटम के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटम जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था डाल्टन साहब के द्वारा। डाल्टन साहब ने बताया था कि अपने सराउंडिंग की जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलके बनी हुई है, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई है और उस छोटे से कण को नाम क्या दिया, एटम नाम दिया। ठीक है, और डाल्टन साहब ने बताया ये जो एटम है ये एटम क्या है, सबसे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है। इसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब नेचर का सबसे छोटे से छोटा कण जो है वो एटम है। इसको और ज्यादा भाग के अंदर या और ज्यादा टुकड़ों के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता। पर कुछ टाइम के बाद एटम के अंदर हमने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहता है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीजें डिस्कवर करने के बाद एटम के अंदर तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, ये किस टाइप से किसी भी एटम के अंदर रहते होंगे। तो उन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक मॉडल दिए गए और जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया गया वो था अपने पास थॉमसन मॉडल। ठीक है, पर थॉमसन मॉडल काफी मतलब इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था एटम की स्टेबिलिटी के बारे में और एटम की प्रॉपर्टी के बारे में इतना ज्यादा नहीं बता पा रहा था। तो इस मॉडल को फिर फेल कर दिया गया, इस मॉडल को हटा दिया गया। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में क्या था कि अपने पास जैसे तरबूज है, तरबूज के अंदर जो बीज है उसको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मान लिया गया था, बाकी जो हिस्सा है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया था और बोला गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, पर इस मॉडल की हेल्प से हम जो एटम की जो प्रॉपर्टी है उन सबको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। उसके बाद फिर आते हैं रदरफोर्ड साहब। ठीक है, रदरफोर्ड साहब ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, वहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, और उसके बाद फिर एक एटॉमिक मॉडल दिया और एटॉमिक मॉडल में क्या था, उन्होंने बताया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज कोर से मिलके बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो रेडिएटिंग ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। रेडिएटिंग ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो लगातार अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। पर अब लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी, ये लगातार एनर्जी छोड़ रहा है। अब एनर्जी लगातार छोड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है। न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके, न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा रदरफोर्ड साहब का कहना था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस टाइप से अगर न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिरेगा तो एटम ही कोलैप्स हो जाएगा, पर एटम तो ऐसे कोलैप्स नहीं होते हैं। ठीक है, कल भी ये बोर्ड यहीं पे था, आज भी यही है और कल भी शायद यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने ये मॉडल दिया, इस मॉडल को मॉडिफाई किया, इस मॉडल को चेंज किया और बोर साहब ने इसकी काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। अब बोर साहब ने बताया, रदरफोर्ड की लिमिटेशन के बाद बोर साहब ने बताया कि हम एटॉमिक स्केल को हम क्लासिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक बार फिर बोलता हूं ये लाइन। बोर साहब ने कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड के लिमिटेशन के बाद बोर साहब ने कंक्लूजन ये निकाला कि हम क्लासिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से हम एटॉमिक स्केल को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। इसके लिए अपने को डुअल अप्रोच चाहिए। मतलब डुअल अप्रोच का मतलब क्या है कि अपने को क्लासिकल अप्रोच भी और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच दोनों को कंबाइन करके फिर हम एटॉमिक मॉडल या फिर इस एटम का जो बिहेवियर है वो हम एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब अपने को किसी भी एटम का बिहेवियर एक्सप्लेन करके बताना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। मान लिया मेरे पास ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो मेरे को इस एटम का बिहेवियर अगर एक्सप्लेन करके बताना है तो एक छोटी सी बात अपने को याद रखनी पड़ेगी। अगर मैं इस आउटोमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बता दूं तो मैं इस एटम की प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करके बता सकता हूं। क्योंकि किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो आउटोमोस्ट सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर आउटोमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड करती है या फिर वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर किसी भी एटम की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, तो बोर साहब ने यहाँ पे क्या बताया, बोर साहब ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता है। इलेक्ट्रॉन
किसी भी एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, कैसे? जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए अपने को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी तो कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम सकती है। तो बोर साहब ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो बोर साहब ने बोला कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है और इसी फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा फोर्स मिलता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पे क्या होगा? एटम के अंदर कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेगा, क्योंकि कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स के कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रल फोर्स मिलता है इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रल फोर्स मतलब जो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो फोर्स मिलता है वो किसके कारण से मिलता है? कूलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स के कारण मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ऐसा रदरफोर्ड साहब ने बोला था। रदरफोर्ड साहब ने बोला था। बोर साहब ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में तो चक्कर लगाता है पर वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। एनर्जी रेडिएट इसलिए नहीं करता क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फिक्स डिस्क्रिएट ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, कुछ फिक्स रेडियस वाले पाथ के अंदर चक्कर लगाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के लिए कुछ फिक्स ऑर्बिट है, ये इस टाइप से इन ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। जैसे मैंने ये फर्स्ट ऑर्बिट 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, मान लिया। तो या तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अंदर चक्कर लगाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अंदर चक्कर लगाएगा। इसको k सेल बोलते हैं, इसको l बोलते हैं, इसको m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। ठीक है, और k के लिए n की वैल्यू कितना होती है? 1 होती है, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो बोर साहब ने क्या बोला? या तो इलेक्ट्रॉन k सेल में होगा या फिर इलेक्ट्रॉन l सेल में होगा। ठीक है, या तो n इक्वल टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा या n इक्वल टू 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो पॉसिबिलिटी है वो कितना होगी? 0 होगी। या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा या फिर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? क्वांटाइज होता है। कुछ फिक्स डिस्क्रिएट ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोलते हैं या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेशनरी ऑर्बिट को हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक ऑर्बिट है, हमने बोला स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है? ये ऑर्बिट अपनी जगह फिक्स है। जैसे रोड के अपने पास रोड होता है, रोड के ऊपर गाड़ी चलती है। ठीक है, रोड एक जगह फिक्स होता है, गाड़ी चलती है उसके ऊपर। तो ये जो ऑर्बिट है, ये जो पाथ है, ये एक जगह फिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करेगा? मोशन करके इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का जवाब भी मिल गया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। रीजन ये है क्योंकि वो कुछ फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? क्वांटाइज होगी। ठीक है, उसके बाद बोर साहब ने क्या बोला कि मान लिया मेरे पास ये कोई भी 2 एनर्जी लेवल्स हैं, इसको मैंने बोल दिया E1, इसको मैंने बोल दिया E2। ठीक है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसको फर्स्ट स्टेट बोल दिया, इसको सेकंड स्टेट बोल दिया। फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी वो E1 है, सेकंड स्टेट की एनर्जी क्या है? E2। बोर साहब क्या बोले? यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट स्टेट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये एनर्जी, अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं तो ये कहाँ पे चला जाएगा? सेकंड ऑर्बिट के अंदर, सेकंड स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में है तो वो एनर्जी को रेडिएट करके कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर या फर्स्ट स्टेट के अंदर आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जा सकता है और हायर स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को रिलीज करके कहाँ पे आ सकता है? लोअर स्टेट के अंदर आ सकता है। तो थर्ड वाली जो पोस्टुलेट थी बोर साहब की वो क्या थी यहाँ पे? E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। ये अपने को फिजिकली क्या बताती है? फिजिकली अपने को यही बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो हायर ऑर्बिट से हायर सेल के अंदर जा सकता है, हायर स्टेट के अंदर जा सकता है, और एनर्जी का एमिशन करेगा तो हायर से लोअर स्टेट के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। और यहाँ पे हमने एक छोटी सी बात को मिस कर दिया, और वो छोटी सी बात क्या है? यहाँ पे n इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। n क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को बताता है कि किसी भी एटम की एनर्जी या किसी भी सेल की जो एनर्जी है उसके बारे में बताता है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये अपने को ये बताएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एटम का जो रेडियस है वो जीरो हो जाएगा, और एटम का अगर रेडियस जीरो होता है तो फिर एटम का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो एन की वैल्यू अपने पास जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी बात पढ़ोगे कि अपनी जो केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालूंगा तो वहाँ पे अपने को जानने को मिलेगा कि जो केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, कितना एटॉमिक नंबर का कितना मैक्सिमम कितना एटॉमिक नंबर का एलिमेंट अपने को नेचर के अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर अपने को फिजिकली सीखने को मिलेगा। तो अब ये जो पोस्टुलेट है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं और आप इसको साथ के साथ नोट कर सकते हैं। तो अपने पास सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, बोर मॉडल, बोर थ्योरी। फर्स्ट में क्या है अपने पास, फर्स्ट में है इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम the negative charge electron is the negative charge electron revolve in circular orbit, revolve in circular orbit around the पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलेंगे, और वो अजम्पशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो न्यूक्लियस के मास के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में इनफाइनाइट टाइम क्या है, हैवी है। तो हम यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस का जो मोशन है इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, न्यूक्लियस को एज ए हम रेस्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस किसमें है, रेस्ट में। हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन का मोशन डिस्क्राइब करके बताएंगे। इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास बेसिकली 3 थ्योरी आती थी। सबसे पहली जो थ्योरी है वो क्या है, बोर थ्योरी है। ठीक है, इसके बाद जो आती है वो समरफील्ड थ्योरी है, समरफील्ड थ्योरी। और इन दोनों की हेल्प से हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करके बताया, पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या इलेक्ट्रॉन का जो कंप्लीट मोशन है वो हम इन दोनों थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करके नहीं बता पाए। तो इसके बाद अपने पास एक थ्योरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ने इस जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बिहेवियर या इसका मोशन कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और रहता था बताना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इन हाइड्रोजन एटम द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रीपिटल PE force required by the electron is provided by attractive Coulombian force. The electron is provided by attractive Coulombian force. कोलंबियन फोर्स। अब
ये पॉइंट अपने को क्या बोलता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। अब ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसको किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर लगाता है तो उसको फोर्स कौन सा चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा, अट्रैक्टिव कोलंबियन फोर्स की हेल्प से ही इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव कोलंबियन फोर्स एक्सर्ट बाय न्यूक्लियस, फोर्स एक्सर्ट बाय न्यूक्लियस। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। यहां पे दो टाइप के फोर्स लगेंगे, एक तो अट्रैक्टिव कोलंबियन फोर्स और जो सेकंड लगेगा, सेकंड क्या है अपने पास, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। या फिर मैं इस लाइन को अगर सिंपल वर्ड में लिखना चाहूं तो सिंपल वर्ड में भी मैं इसको लिख सकता हूं। सिंपल वर्ड में यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in circular orbit and Coulombian attractive force Coulombian attraction force या attractive force provided by centripetal force। centripetal force, ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास दो फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका रेडियस r बोल दिया हमने, और ये अपने पास न्यूक्लियस है। तो दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना बोल दिया Ze, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बोल दिया E। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव कोलंबियन जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा mv²/r। ये तो अपने पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, kZe²/r²। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, जो कोलंबियन अट्रैक्शन है, उस कोलंबियन अट्रैक्शन से उसको क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन, यहां पे और लिख देता हूं, और द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कैन रिवॉल्व around the nucleus only in those circular orbit, only in those circular orbit in which the angular momentum of electron, in which the angular momentum of electron is integral multiple of h/2π या nh/2π, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, NH कट भी लिख सकता हूँ। H कट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की रिड्यूस फॉर्म को हम H कट बोलते हैं, और H कट की वैल्यू क्या होती है, h/2π होती है। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सिंपल वर्ड में और लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। आप जो वर्डिंग चाहे वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व
revolve in particular orbit for which angular momentum is quantized, for which angular momentum is quantized। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही चक्कर लगाएगा, जैसे मैंने बोला था या तो इलेक्ट्रॉन के सेल में मिलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन उससे अगली सेल में, ये के सेल है ये एल सेल है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर मिलेगा या इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर मिलेगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो अपने पास क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है mvr इक्वल टू nh/2 पाई, ठीक है। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, L इक्वल टू NH बार, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और थर्ड में क्या है, जो थर्ड है, थर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, थर्ड पोस्टुलेट ये है अपने पास, अगर मेरे पास कोई भी 2 सेल है, ठीक है, कोई भी 2 लेवल है एनर्जी के, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से एनर्जी गेन करके सेकंड में जा सकता है और सेकंड से एनर्जी गेन करके कहाँ पे आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जंप फ्रॉम one orbit to another orbit, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे ये 2 स्टेट हमने यहाँ पे ले ली। फर्स्ट की जो एनर्जी है वो EI बोल दी, सेकंड की एनर्जी EF बोल दी। ये स्टेट सेकंड है अपने पास और ये स्टेट क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EF माइनस EI, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये क्या आ जाएगा, H से न्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 अपने पास ये है, इक्वेशन नंबर 2 अपने पास ये है, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास ये है। इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हम आगे जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और एनर्जी निकालेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, अगले सेक्शन में हम इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले सेक्शन में हमने 3 इक्वेशन निकाल लिए थे। अब उन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे बोर स्टेशनरी ऑर्बिट का, उसके बाद वेलोसिटी निकालेंगे और फिर एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली जो अपने पास इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, mv²/r इक्वल टू क्या था अपने पास, kZe²/r²। ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था, तो ये थी अपने पास mvr इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, L इक्वल टू NH करके लिख सकता हूँ। ये क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, E2 माइनस E1 और इक्वल टू H न्यू, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बोर रेडियस निकालेंगे, ठीक है, रेडियाई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन है, रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा इक्वेशन लेके चलेंगे, अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो रेडियस है वो रेडियस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इनिशियली मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, mvr इक्वल टू ये NH/2 पाई। मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेता हूँ। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा अपने पास NH/2 पाई mr, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर दूं तो अपने पास जो r है उस r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने पास यहाँ पे ये m एज इट इज डिवाइड बाई r एज इट इज। v का स्क्वायर है तो स्क्वायर करके पुट करूंगा तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी। इक्वल टू में क्या है अपने पास, इक्वल टू में है ये
के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एम, एक एम से ये एक एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम, और आर से आर कैंसिल, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर की। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, यही वैल्यू आई है। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूँ तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, ये जो एन स्क्वायर और बाई ये जो जेड है मैंने इसको बाहर लिख लिया, बाकी कंप्लीट टर्म में अंदर लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के और ये ई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने अंदर रख लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। ये जो कंप्लीट पैरामीटर है एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, इसको मैं ए नोट पुट कर सकता हूँ, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोर रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अपने को ये देखने को मिलता है जो आर स्क्वायर है वो इनवर्सली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के स्क्वायर के, और जो आर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जेड। एन क्या है अपने पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो जेड है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे, हाँ एक ये वाली इक्वेशन है और दूसरी सेकंड ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसका एक दूसरा मेथड और है, दूसरे मेथड के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, काफी अच्छा मेथड है वो भी। ठीक, उस मेथड में क्या ले रखा है हमने, एम वी स्क्वायर बाई आर है अपने पास, दूसरा सेकंड में क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, इसे निकालेंगे। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये मेथड अच्छा है उसकी बजाय। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, अब इसको बोथ साइड आर से मल्टीप्लाई करवा देते, तो एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड क्या करता हूँ, इसको m से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इधर भी m से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो m स्क्वायर, ये v स्क्वायर, ये r स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर r। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, l इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एम वी आर होता है, तो इसको कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, या फिर मैं l इक्वल टू क्या लिखा है वहां पे n एच कट लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n एच कट भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा n एच बार इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर आर। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बाकी कंप्लीट टर्म को उठा के मैं इक्वल टू के साइड से उधर लेके चला जाऊंगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, r की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से r की वैल्यू निकालते हैं और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर एच बार का स्क्वायर, और ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर एन बोल देता हूं मैं इसको, आर एन, ये भी एन एन एन। ठीक है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आर एन की वैल्यू आ गई। अगर इसको आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर एन इक्वल टू, मैंने इसको लिखा ये एच स्क्वायर के जेड को मैं बाहर निकालूंगा, के ई स्क्वायर। ठीक है, और एक m से मल्टीप्लाई और करवाया था हमने, इधर तो मल्टीप्लाई करवा दिया था, इधर मल्टीप्लाई नहीं करवाया, तो यहाँ पे भी m आएगा, यहाँ पे भी m आएगा, और यहाँ पे भी एक m आएगा। ठीक है, तो साथ में ये ई स्क्वायर और ये एक m आ जाएगा, और बाहर क्या रखते हैं हम, बाहर रखते हैं n स्क्वायर, और z को हमने बाहर रख लिया। ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक, अब ये जो कंप्लीट टर्म है, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम पुट कर सकते हैं, इसको हमने रखा आर एन इक्वल टू, इसको मैंने बोल दिया ए नोट, और ये आ जाएगा एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, ए नोट क्या है, यहाँ पे ए नोट है अपने पास, ए नोट है एच बार स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, इसको हमने क्या बोल दिया, ए नोट बोल दिया। ठीक है, अब ए नोट क्या है, यहाँ पे बोर रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, बोर रेडियस, बोर रेडियस। ठीक है,
अब यहाँ पे अपने पास ये जो n है, इस n की कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, अब इसका मैं सॉल्यूशन निकालूं, इसकी सारी वैल्यू पुट रखूं, यहाँ पे h की वैल्यू रखूं, k की वैल्यू रखूं और e स्क्वायर की और m की वैल्यू रखूं, तो अपने पास इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के पास आसपास अपना इसका क्या आएगा ए नॉट की वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो n है, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 2 3 4, इस टाइप से n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम क्या बोलेंगे कि अपने पास जो एटम है वो एटम का रेडियस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एटम का अगर रेडियस 0 हो गया तो फिर एटम का फिजिकली कोई मतलब भी नहीं रहता। ठीक है, तो इस टाइप से हम बोर स्टेशनरी जो बोर ऑर्बिट है उनकी रेडियस निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है जहाँ पे हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड से हमने v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, और फिर हमने r की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और सेकंड मेथड अपने पास ये है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, r से r कैंसिल किया, बोथ साइड हमने क्या किया, फिर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद हमने m से मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड। ठीक है, और इसको हमने फिर क्या लिखा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर को हमने क्या लिखा, n h बार, और इस कंप्लीट का स्क्वायर लिखा। राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज, rn की हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, इसको उठा के उस तरफ लेके चले गए, rn की वैल्यू आ जाएगी, इस कंप्लीट टर्म को क्या पुट कर दिया, ए नोट बोल दिया। ए नेट को हमने क्या बोला, बोर रेडियस। ठीक है, और बोर रेडियस की जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आएगी, 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। ठीक है, और जो n है, n की वैल्यू 1 2 3 4 ये सब हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट उसमें हम इसका जो वेलोसिटी है उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करते हैं बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने rn की वैल्यू निकाल ली थी, जो रेडियस है बोर स्टेशनरी ऑर्बिट की, वो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या जाएगी अपने पास, वेलोसिटी निकालने के लिए हम फिर से कौन सा इक्वेशन का यूज करेंगे, यही इक्वेशन लेके चलेंगे अपने पास, m v r, और ये v n ले लिया और ये r n ले लिया। ठीक है, और ये किसके इक्वल था अपने पास, n h कट के ये इक्वल था। ठीक है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, v की वैल्यू निकाल लेता हूँ। v की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, v n इक्वल टू आ जाएगा n h बार डिवाइड बाय m r n, और आर एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले वाले सेक्शन में निकाल ली। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वी एन इक्वल टू एन एच बार डिवाइड बाय एम, और आर एन की वैल्यू ये है अपने पास एच बार का स्क्वायर एन का स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या है, एम के ई स्क्वायर और जेड। ठीक है, अब ये एक एच बार से ये एक एच बार कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा के ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय एन एच बार, ये वाली वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। तो वी एन इक्वल टू क्या है अपने पास, वी एन इक्वल टू आया है के ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय एन एच बार, ये वाली वैल्यू किसकी आई है, वी एन की आई है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली। बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे हम, यहाँ पे के की जगह क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और सी से मैं इसको डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास वी एन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सी से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया है और सी से डिवाइड करवाया है, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच सी। ठीक है, और सी से मल्टीप्लाई भी करवाया है, तो ये सी जेड, और डिवाइड में बाहर क्या आएगा, ये एन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये एन है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब अगर मैं के की जगह सीजीएस में बात करूं तो सीजीएस में जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सीजीएस जीएस के इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। उस केस में क्या आएगा, उस केस में आएगा ई स्क्वायर इक्वल टू एच सी जेड बाय एन। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, एक सेकेंड, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वी एन इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे c बाय 137, और इसका फिजिकली मतलब मैं अभी बताता हूं, z बाय एन। ठीक है, और n की इक्वल टू हमने कितना ले लिया, v1 इक्वल टू ये आ जाएगा c बाय 137 और इनटू में z। ठीक है, अब ये वाली वेलोसिटी हमने निकाल ली।
ठीक है, वेलोसिटी तो यही थी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया, वैल्यू पुट करके हम यहाँ तक पहुंचे। अब ये जो बात है वो अपने को फिजिकली क्या बता रही है, अपने को बता रही है कि अपने पास जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो स्पीड मानी गई है वो किसकी मानी गई है, लाइट की स्पीड मानी गई है। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई भी स्पीड नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला है, जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे कितना ली है, जेड की जो वैल्यू है वो कभी भी 137 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर z की वैल्यू 137 से, z बोले तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू कभी भी 137 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर उसकी वैल्यू 137 से ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से, जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये सब चीज पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो किसकी है, लाइट की स्पीड है। तो नेचर के अंदर कभी भी 137 से ज्यादा का एटॉमिक नंबर 137 से ज्यादा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जेड हमेशा कैसा रहेगा, जेड हमेशा रहेगा जेड लेस देन इक्वल टू 137, ठीक है, ऑलवेज। तो आपकी जो केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है वो कभी भी 137 से ऊपर नहीं जाएगी। 137 से इसलिए ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड किससे ऊपर चली जाएगी, लाइट की स्पीड से ऊपर चली जाएगी, और ये सब पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अपने पास जो Vn की जो वैल्यू आएगी, Vn की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साथ में क्या जाएगा अपने पास, Z/n आ जाएगा। ये क्या जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, उस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद इसका जो अगला सेक्शन होगा, उस अगले सेक्शन में इसकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी के ऊपर हम बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। बाद हम लास्ट सेक्शन में बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी हम किस टाइप से निकालेंगे, अपने पास जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, एक आर से एक आर हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्या आएगा, ये आएगा mv² इक्वल टू आ जाएगा kZe²/r, ठीक है। अब अगर मैं इससे बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई करवा दूं, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्या जाएगी अपने पास, काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने, हाफ kZe²/r, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये अपने पास न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Ze, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -e, ठीक है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितना है, r है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अपने पास kZe²/r, ये अपने पास क्या आ जाएगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों 1 और 2 उठा के यहाँ पे इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर। तो ये आ जाएगी अपने पास 1/2 kZe²/r और kZe²/r, उसके बाद माइनस ये आ जाएगा kZe²/r, ठीक है। ये टर्म अपने पास हाफ है और ये कंप्लीट है, तो कंप्लीट में से हाफ जाएगा तो क्या जाएगा, -1/2 kZe²/r, ठीक है। r की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है, r की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे रखते ही अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। और उसको भी मैं फर्दर सोल्व करूंगा, तो सोल्व करने के बाद अपने पास जो हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, -13.6/n², और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। अब ये नेगेटिव जो साइन है ये फिजिकली रिप्रेजेंट करके बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड स्टेट में है, वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, बोर मॉडल था। ये हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाल लिया, वेलोसिटी निकाला है और रेडियस निकाला है। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।